नमस्कार, मैं राकेश शर्मा एनवाई न्यूज से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। और आज का मुद्दा में मैं एक बहुत अहम मुद्दे पर बहुत ही महत्वपूर्ण परिचर्चा के लिए देश के जाने माने एडवोकेट्स डिफरेंट स्टेट से आज हमारे साथ इस परिचर्चा में जुड़ रहे हैं। मैं आज बात करूंगा कोविड-19 के चलते हुए जो वकीलों पर मुसीबत आई है। मुसीबत तो पूरे देश पर आई, पूरे विश्व पर आई, लेकिन हमारा जो लीगल फ्रेटर्निटी है, स्पेशली जो एडवोकेट्स हैं हमारे भाई बहन, उनको बहुत ही भयंकर किस्म की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। आज हम उन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में पहले मेहमान हमारे हैं सौरभ नामदेव जी। आप भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं और वहां बहुत ही बढ़ चढ़कर कोविड-19 के राहत कार्यों में हिस्सा लेते रहे हैं। हमारे साथ एडवोकेट रविंद्र गुप्ता जी हैं। आप जबलपुर हाई कोर्ट से हैं और कोविड-19 में बहुत ही वकीलों की सहायता करने के लिए इनकी भूमिका बड़ी सराहनीय रही है। हमारे साथ लक्ष्मी श्रीवास्तव जी हैं। आप लखनऊ कोर्ट से, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड लखनऊ जो बेंच है हाई कोर्ट की, आप उसमें प्रैक्टिस करती हैं और बहुत ही मुखर मानी जाती हैं वकीलों की प्रॉब्लम्स को एक्सपोज करने में और उनके समाधान करने के लिए प्रयासरत रहती हैं। हमारे साथ एक बहुत ही शेरदिल जमादिल एडवोकेट परमिंदर सिंह जी हैं। आप एक्स प्रेसिडेंट हैं, नोएडा सूरजपुर बार एसोसिएशन में रहे हैं और बहुत ही अपनी दबंग पर्सनैलिटी के कारण और एक मैं कहना चाहूंगा वकीलों के हितों के लड़ने में शेर माने जाते हैं। ऐसे 5 हमारे साथ मेहमान हैं। मैं सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मैं सबसे पहले सौरभ जी आपके पास आ रहा हूं। सौरभ जी, भोपाल में इस कोविड-19 के चलते हुए वकीलों को मेन समस्याएं क्या झेलनी पड़ रही हैं, आप थोड़ा सा बताएं। सर नमस्ते सर। भोपाल में सबसे पहली जो प्रॉब्लम, तो सबसे पहले जो यंग एडवोकेट हैं वो ज्यादा परेशान है, जो ऑफिस का अपना चेंबर का किराया भी नहीं दे पा रहे हैं। चेंबर का किराया तो उनको देना ही है अभी। और दूसरा, यहाँ पे ट्रेनिंग से प्रॉपर नहीं हुई है अभी कुछ एडवोकेट्स अभी जा रहे हैं, जैसे बेल मैटर यहाँ पे अपने यहाँ पे लग रहे हैं भोपाल में, या अर्जेंट हियरिंग मैटर जो है उसमें एडवोकेट्स उसमें अपियर हो रहे हैं। बट उन सब में सर जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन किया जाना चाहिए वो पूरी तरीके से हो ही नहीं पा रहा है। इसी कारण अभी यहाँ पे एक प्यून जो है लक्ष्मण करके, वो कोविड उसको हो गया और पूरा की पूरा जो है कॉपिंग सेक्शन बंद करना पड़ा। इसके पहले भी भोपाल में एक अभियुक्त को लेके आ गए थे जो कि कोविड पॉजिटिव था, जिसकी जांच नहीं की गई। तो जजेस और सारे के सारे स्टाफ में भय एक तरीके से फैल गया था, इसलिए उस चीज को और ज्यादा अभी लॉकडाउन यहाँ पे बढ़ा दिया गया था। तो 25 तारीख तक तो सर लॉकडाउन यहाँ पे और बढ़ा हुआ है। परमिंदर जी, नोएडा में क्या हालात हैं? ग्रेटर नोएडा में, नोएडा की स्थिति बड़ी दयनीय है जी। सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में जो कोरोना पेशेंट का आंकड़ा है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नोएडा गौतम नगर का ही है जी। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हमारे यहाँ, उसमें बाबू एक कांस्टेबल था कोर्ट मोहर्रिर, वो तो कोविड से एक्सपायर हो गया। हाँ, दुर्घटना थी और उसकी एज भी मात्र 57 ईयर ओल्ड था जी। लगभग 3 से 4 अधिवक्ता इससे इफेक्टेड हुए हैं जी, जो आइसोलेटेड हैं, होम क्वारंटीन हैं, कुछ हॉस्पिटल में हैं। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? कुछ काम के चलते फाइनेंशियल पोजीशन जब से लॉकडाउन हुआ है तब से विशेष तौर से जो नए अधिवक्ता हैं, एक्चुअल में समस्या तो सारे अधिवक्ताओं को है बिल्कुल, क्योंकि उनकी रोजमर्रा की अधिवक्ता जो है वो रोज कमा के रोज खाने वाली पोजीशन में होते हैं। लेकिन जहाँ न्यू कमर्स एडवोकेट है उनके लिए बड़ी दयनीय पोजीशन होती है, क्योंकि वो एक तो डिपेंड होते हैं सीनियर्स पर, उनके नाम से अपना काम आता नहीं है। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो नए अधिवक्ता है, मान लीजिए 50 ईयर है या उनकी 10 ईयर है, तो उनके सामने भी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसी समय एक तो उनके सामने घर की अपनी जरूरतें होती हैं, उनकी अपनी जरूरतें होती हैं, काम आना बंद हो जाता है। तो बड़ी टिपिकल पोजीशन है। और जहां तक कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में अगर जैसे हमारे यहाँ 22 मई से कोर्ट शुरू हो गई है, 22 मई से जी, तो हाई कोर्ट में तो वर्चुअल चल रहा है मामला जी। यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में।
और बीच बीच में वो बंद हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ अगर कोरोना निकल गया तो 24 आवर्स के लिए बंद होता है मात्र, और कोई फिजिकल डिस्टेंस का बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर पालन नहीं हो पा रहा है। अधिकारी और फिजिकल हियरिंग हो रही है, फिजिकल हियरिंग हो रही है। Oh my God! लैपटॉप Oh my कोर्ट रूम God! में रखा हुआ है, अधिवक्ता कोर्ट रूम में जाएगा, उसके लैपटॉप पे जाके आर्गुमेंट करेंगे, अधिकारी अंदर बैठ के अपने लैपटॉप पे बैठ के सुन रहे हैं, अधिवक्ता, पुलिस और जो और लोग हैं वो लोग कोर्ट रूम में जाते हैं। जहां तक मेन गेट का मामला, जहां से एंट्री पॉइंट होता है, वहां भी कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं है, सुरक्षा का उपाय नहीं है, कोई बहुत ऐसा जी जी। परमिंदर जी, मैं आता हूँ आपके पास। सचिन जी, आप चंडीगढ़ हाई कोर्ट से हैं, चंडीगढ़ में क्या पोजीशन है? चंडीगढ़, मोहाली, लुधियाना, आप तो सभी में जाते रहते होंगे, वहां किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, और वहां की बार एसोसिएशन या वहां की स्टेट बार काउंसिल क्या कर रही है? कुछ किया है वकीलों के लिए? स्थिति में पोजीशन है वो बड़ी डेप्लोरेबल है। फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत बुरी हैं उनकी। दिक्कत ये है सर, कोर्ट्स पूरी तरह नहीं चल रही हैं हमारे यहाँ, ना चंडीगढ़ में चल रही हैं, ना लुधियाना में, ना मोहाली में। अगर कोई अर्जेंट मैटर आप फाइल करते हो तो वो भी लैपटॉप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चलता है। यंग लॉयर्स को बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है सर। जो यंग लॉयर आज वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाता। और मैं कल ही देख रहा था, कल एक हमारे यंग लॉयर ने दिल्ली में से सुसाइड भी कर लिया। ये बड़ी, दिल्ली में 5 लोग कर चुके हैं। लोग कर चुके हैं। ये अभी मुझे नामदेव जी ने बताया था, भोपाल में भी कल किसी ने सुसाइड किया है, एडवोकेट ने। ये तो बहुत दुखद स्थिति बन रही है। स्थिति है, लॉयर्स डिप्रेशन में जा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा लखनऊ में तो क्या बार काउंसिल या एसोसिएशंस कुछ स्टेप उठा रही हैं? बार काउंसिल ने हमारे पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ने हमारे कुछ यंग लॉयर्स को चूज किया है फ्रॉम अमंगस पंजाब एंड हरियाणा। उनको 5,000 का स्टाइपेंड भी दिया है बीच में चूज करके। लगभग कितने लोगों को मिला होगा? देखिए, तकरीबन मेरे हिसाब से होंगे 4-5 हजार लॉयर्स होंगे पूरे पंजाब हरियाणा में जिनको मिला है। जबकि इतने तो आपके लुधियाना बार में 4,000 के करीब मेंबर्स हैं। लुधियाना बार में हाँ जी 3,500 प्लस है सर। लुधियाना में मेरे ख्याल 150-200 लॉयर्स को दिया है। हमारी बार एसोसिएशन भी थोड़ा बहुत कर रही है, लेकिन सर ये अगर आप किसी को पेटी अमाउंट 5,000 सेटिस्फैक्ट्री नहीं, बिल्कुल। ये 1 महीना उसका चल जाएगा, आगे क्या होगा? बिल्कुल। मैं रविंदर आपके पास आता हूँ। सचिन जी, रविंदर गुप्ता जी, जबलपुर हाई कोर्ट में आप हैं, वहाँ क्या पोजीशन है, और वहाँ की बार एसोसिएशन या स्टेट बार काउंसिल कुछ कर रही हैं, या बीसीआई से कुछ मदद मिली है? जी, यहाँ पर हमारा एक डेमोक्रेटिक लॉयर फोरम है जी। और जैसे ही कोविड की जो सिचुएशन आई थी और 22 मार्च को ये लॉकडाउन हुआ था जी। उसके करीब 20 दिन बाद हम लोगों ने एक याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लगाई थी कि ये तो बहुत अनसर्टेनिटी की स्थिति है और लगभग आगे 6 महीने की ये लॉकडाउन रहने वाला है। उसमें तत्काल हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने हियरिंग करते हुए उसमें सुनवाई करते हुए नोटिस किया था, और जिसमें तुरंत ही 2 हफ्ते के अंदर मध्य प्रदेश राज्य ने सबसे आगे बढ़ते हुए, यानी कि किसी भी राज्य ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की एडवोकेट के लिए। उसका नाम रखा है अधिवक्ता कल्याण स्कीम, और तुरंत उसमें 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया गया, और वो राज्य अधिवक्ता परिषद के माध्यम से नीडी एडवोकेट्स को पूरे मध्य प्रदेश में बार एसोसिएशन के माध्यम से एप्लीकेशन इनवाइट की जा रही है। इस पिटीशन में लगातार सुनवाई चल रही है और जिसमें लगातार पैसा दिया जा रहा है। अभी तक 1200 लोगों को मध्य प्रदेश में पैसा दिया चुका है। कितना पैसा मिला? एक एडवोकेट को कितना मिला? हमने 30,000 रुपए प्रति एडवोकेट की मांग की थी, जिसमें से पहला इंस्टॉलमेंट उन्होंने 5,000 का रिलीज किया है, और स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि जैसे जैसे हम पैसा फंड खत्म होगा हम आगे भी आपको फंड ट्रांसफर करते रहेंगे। जी। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हुई कि एडवोकेट की सिचुएशन पे आप जो बोल रहे हैं ये तो बहुत डिफिकल्ट है। उदाहरण के तौर पे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 8,000 वकील रजिस्टर्ड हैं जबलपुर में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिला के, जिसमें से केवल अभी इन्होंने 5% एडवोकेट्स को देना स्वीकार किया है, जो कि बहुत कम है। ये तो ऊँट के मुंह में जीरा हो गया। जी, मैं आता हूँ रविंदर जी। बिल्कुल, लक्ष्मी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। लक्ष्मी श्रीवास्तव जी, लखनऊ से। जी बताएं। लखनऊ, हाँ जी। मैं सिविल कोर्ट लखनऊ में प्रैक्टिस करती हूँ जी, और यहाँ न शासन से कोई मदद मिली है और न बार एसोसिएशन ही कोई फाइनेंशियली मदद कर रहा है जी।
और थोड़ा बहुत जो राशन का पैकेज जो है मुख्यमंत्री साहब की ओर से दिया गया था वकीलों के लिए, जिसमें बहुत से लॉयर्स ने तो लिया जाके, लेकिन बहुत से लॉयर्स राशन लेने नहीं गए क्योंकि वो उनके सम्मान के लिए केस है। और जैसा कि जी इस समय जैसे कि हालात हैं, कोई भी अधिवक्ताओं को फाइनेंशियली मदद नहीं मिल रही है और कोर्ट तो खुल गई है लेकिन इस वर्क चालू है, लेकिन कोई भी सेफ्टी नहीं की गई, सैनिटाइजेशन नहीं हुआ, काम होता रहा। और आज आलम ये कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई अफेक्टेड हो रहा है और हमारी बार एसोसिएशन बार बार मांग कर रही है कि हालात बुरे हो रहे हैं जिला जज साहब से कि बंद कर दी जाए ऐसे हालात में, क्योंकि वकीलों को कोई भी कहीं से फंड भी नहीं मिल रहा है और वो कोर्ट से अगर घर जाता है तो उसके साथ तो पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। एग्जैक्टली। तो सौरभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सौरभ जी, अभी आपके यहाँ भी किसी अधिवक्ता ने आत्महत्या की, बड़ा दुखद घटना घटी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्या बार एसोसिएशन सेटिस्फैक्ट्री काम कर पा रही है? क्या स्टेट बार काउंसिल ने जो ये 5,000 रुपए वाली बात कही, क्या ये कहीं परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है? क्या परमानेंट सॉल्यूशन निकाले बगैर 2,000 या 5,000 अगर 4-5 महीने में दे दिया गया तो इससे कोई सॉल्यूशन तो नहीं निकलेगा? तो क्या होना चाहिए ऐसा जिससे वकीलों को आत्मसम्मान बना रहे? जैसा अभी हमारी बहन लक्ष्मी ने बताया कि कुछ राशन किट्स बांटी गई। अब हर वकील तो एक तरफ तो आप उसको बहुत ही सम्मानीय कोर्ट का ऑफिसर मानते हैं, लर्नेड मानते हैं और उसको एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर की तरह ट्रीट करना की बात करते हैं, एक तरफ आप उससे चाहते हो मजदूर की तरह जाके लाइन में लगे और अपना राशन ले, तो ये तो कहीं ना कहीं उसकी गरिमा को नष्ट करने का एक प्रयास है, मैं मानता हूँ। तो कोई ऐसा सॉल्यूशन आप बताएं। आपने वहाँ एसोसिएशन में कुछ मुद्दा रखा है, कुछ इस तरह की कोई बात जिससे कोई सॉल्यूशन निकले? हाँ सर, ये सॉल्यूशन जी नाम सर, इसमें जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू तो भी काम हो रहा है, पर जो ऑनलाइन कोर्ट जो है, जो भी मैडम बोल रही थी, वो सर जरूरी है। कोर्ट को स्टार्ट करना चाहिए, मतलब फंक्शनिंग तो कोर्ट की रेगुलर करना चाहिए। और जो एडवोकेट्स हैं, रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं, उनको इनको एक की सर देना चाहिए, जैसे सर्विस प्रोवाइडर को देते हैं अपने यहाँ पे अलग अलग फैसिलिटीज रहती हैं कि एडवोकेट अगर एनरोल्ड है तो उसको एक पर्सनल की नंबर या वो दे दें, जिससे कि वो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे अपियर हो पाए और अपना आर्ग्यूमेंट कर पाए। साथ में एक डेट्स भी डिसाइड करें, टाइमिंग डिसाइड करें, जैसे अपने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रहता है कि केस के नंबर आते हैं, और इस प्रकार से नंबर लेके आए। और जो पुलिस प्रशासन है, जो डॉक्यूमेंट जो जजेस को वो लोग सर देते हैं, जो चालान जो है पेश करना या जो भी डॉक्यूमेंट जजेस के हाथ में जाते हैं, उसको प्रॉपर सैनिटाइज होना चाहिए। जैसे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने करीबन 16,000 वकीलों को 5,000 रुपए का इंटरिम रिलीफ दिया। क्या ग्रेटर नोएडा की किसी बार ने या यहाँ की बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल ने कुछ ऐसा कोई स्टेप उठाया आपके यहाँ? जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का विषय है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो बार एसोसिएशन हैं, वो क्योंकि हमारा जिला नया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 1999 में स्थापित हुई थी यहाँ जी, तो 20 इयर्स के आसपास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हुए हैं जी। तो यहाँ हमारी बार में कोई ऐसा फंड नहीं है कि हम अपने जो मेंबर्स हैं उनको हम रिलीज कर सकें। स्टेट बार काउंसिल और जहाँ तक स्टेट बार काउंसिल का विषय है, स्टेट बार काउंसिल ने एक स्कीम लॉन्च की थी, लेकिन वो विवादों के साये में आकर के वो फ्लॉप हो गई और वहाँ राजनीतिक लड़ाई, आपस की पदों की लड़ाई थी। और इवन ये हुआ कि वहाँ के जो तत्कालीन चेयरमैन थे उनको पद त्यागना पड़ा, उसको ऑब्जेक्शन आ गया जी। तो स्थिति बहुत नाजुक है। दूसरी चीज ये है, इसके अलावा इकोनॉमिक पोजीशन तो ही मैं सुन रहा था कि लाइन में लग के उनके लिए राशन की बात हो रही है, तो इससे ज्यादा दयनीय पोजीशन वकील के लिए क्या हो सकती है? बिल्कुल, उसकी गरिमा के साथ कितनी बड़ी खिलावट हो सकती है। जबकि उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी बार काउंसिल उत्तर प्रदेश बार काउंसिल। एग्जैक्टली। मैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का 2 बार इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ जी। तो यहाँ इतना बड़ा वो है, इसके बावजूद फंड भी वहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए है, लेकिन नहीं रिलीज कर रहे हैं। बार काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनके टीए, डीए, भत्ते और मौज मस्ती में खर्च होता है। ये शर्मनाक बात है, ये शर्मनाक बात है। शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। सचिन जी
जी सर। क्या क्या वकीलों का आत्मसम्मान बना रहे ऐसी कोई स्कीम एसोसिएशंस ने प्रपोज की है या आपकी स्टेट बार काउंसिल ने कुछ किया? सर देखिए, ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था भी ऐसा वक्त इंसान को देखना पड़ेगा। अब भी अगर हमारी इमरजेंसी आई, हमारी बार काउंसिल को ये सोचना चाहिए कि अगर कोई किसी ने आपको एप्लीकेशन मूव की है स्टाइपेंड लेने के लिए, वो बड़ी शर्मनाक बात है। वो बेचारे कई तो शर्म के मारे ही एप्लीकेशन मूव ही नहीं कर पाए, अपने पर्टिकुलर्स ही नहीं बता पाए। ठीक है, बार काउंसिल के क्योंकि उनकी बाद में लिस्ट लगेगी नोटिस बोर्ड पे, इन लोगों ने सहायता ली है। दिया था, सब इलेक्शन स्टंट्स बनते हैं सर, क्योंकि जो जहां का रविंदर जी जो सचिन जी कह रहे हैं, रविंदर जी क्या बार काउंसिल्स को, स्टेट बार काउंसिल को या बार काउंसिल ऑफ इंडिया को क्या एक ऐसा प्रेशर गवर्नमेंट पे नहीं बनाना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पर, जिससे एक लोन की फैसिलिटी हो जाए, वकीलों को एक बहुत सस्ते ब्याज पे लोन मिल जाए और उसको रिटर्निंग की कुछ कंडीशन हो, 1 साल बाद रिटर्न शुरू हो, 2 साल बाद रिटर्न शुरू हो, ताकि वो आत्मसम्मान के साथ जी सके। ऐसा कोई प्रपोजल आपकी बार एसोसिएशन ने या कहीं किसी ने दिया? जी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था और बड़े आश्चर्य की बात है, नहीं वो तो फॉर्मेलिटीज है, वो छोड़िए, वो तो फॉर्मेलिटीज है, वो कर रहे बैठे हुए। वो तो लेटर में भी अमेरिका में भी लिख सकता हूँ, लेटर में भी लिख सकता हूँ मोदी को, उसका कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रधानमंत्री जी ने जो पैकेज की घोषणा की उसमें न्यायपालिका और वकीलों के लिए एक पैसा नहीं रखा है। जी, जो इतना बड़ा स्तंभ है उसके लिए किसी ने कुछ नहीं सोचा। आपके यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट ने जी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग, वकील से जुड़े हुए 4 कैटेगरी होती हैं। एक तो कोर्ट के अंदर काम करने वाले जो टाइपिस्ट और कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, उसके अलावा बार संघों के कर्मचारी होते हैं। इनके अलावा कहीं कोई इनके पास कोई स्कीम नहीं है, किसी भी सरकारी स्कीम के अंदर इनको पैसा नहीं मिलता है। बहुत बुरी हालत है इनसे न्यायपालिका से जुड़े हुए लोगों की, जो स्टाम्प वेंडर्स होते हैं, जो न्यायालय के अंदर बैठते हैं, जो टाइपिस्ट होते हैं, जो बार के कर्मचारी, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो वकीलों के जो मुंशी होते हैं, उनकी स्थिति भुखमरी की स्थिति आ गई। कहीं कोई सरकार से कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। जो मध्य प्रदेश में तो हमने लड़ के पैसा लिया है और हम सफल हो गए पैसा लेने में, और पैसा आ रहा है मध्य प्रदेश शासन की ओर से। लेकिन वो तो ऊँट के मुंह में जी रहा है ना। अगर 5% लोगों को गुप्ता जी पैसा मिला है तो वो तो ऊँट के मुंह में जी रहा है, और वो टेम्परेरी है। 30% लोगों ने आवेदन किया था, इनवाइट किए गए, लोन आवेदन किया। मेरा कहना ये है, मैं इस न्यूज चैनल के माध्यम से एक बात मैं सभी तक फैलाना चाहता हूँ कि क्यों नहीं वहाँ की बार एसोसिएशन स्टेट गवर्नमेंट से, वहाँ की स्टेट काउंसिल से ये डिमांड करती है कि हमें एक लोन की फैसिलिटी दो। आप सबको लोन दे रहे हैं, रेडी खोमचे वाले को लोन दे रहे हैं, आप बिजनेस को लोन दे रहे हैं, आप फार्मर्स को लोन दे रहे हैं, आप डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों को लोन दे रहे हैं, तो हमें वकीलों को लोन देने में क्या दिक्कत है? आप इस तरह की कोई डिमांड क्यों नहीं उठ रही है एसोसिएशन की तरफ से? जी, ये काम शासन को करना होगा। काउंसिल्स के पास इंडिया में कहीं पे भी एडवोकेट वेलफेयर फंड का जो पैसा है वो इसमें जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत नहीं बांटा जा सकता। इसमें शासन को, केंद्र सरकार को और राज्य शासनों को पैसा देना होगा। किसी भी काउंसिल के पास इंडिया में पैसा नहीं है। नहीं रविंद्र जी, नहीं, मैं आपको करेक्ट कर दूं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत पैसा है, हर स्टेट बार काउंसिल के पास पैसा है, बीसीआई के पास बहुत पैसा है। दिक्कत फॉर्मेलिटीज की है। अभी इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, कोविड-19 चलते, किसी को नहीं पता था कोविड-19 आएगा। कोविड-19 आया, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कर दिया कि आपको काला कोट पहनने की जरूरत नहीं है, आपको बैंड लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो लॉज जो हैं, जो हमारे कानून हैं, वो हमारे वेलफेयर के लिए हैं। अब एक कानून है कि हम कोई भी इसके अलावा, वकालत के अलावा कोई और प्रोफेशन नहीं कर सकते, कोई चूज नहीं कर सकते, कहीं कोई हम बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन आपने कोर्ट को तो ताला लगा दिया, डिफरेंट कोर्ट्स बिल्कुल बंद हैं, दिल्ली में कोर्ट बंद है, और आप उसको कहते हो आप दूसरा काम करोगे तो आपका लाइसेंस भी रद्द कर देंगे। क्या इमरजेंसी में एक स्टेप ये नहीं लेना चाहिए था? सचिन जी, परमिंदर जी, क्या एक स्टेप ये नहीं लेना चाहिए था कि भाई इमरजेंसी के चलते जिसको जो काम मिलता है कर लो, जब ये पोजीशन नॉर्मल हो जाएगी तब हम पुराने नॉर्म्स को ले आएंगे? परमिंदर जी, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बजाय हम जो रास्ते से भटक के और परचून की दुकान खोलने की बात सोचने लगे हैं,
या ठेली पटरी लगाने की बात सोचने लगे। जो डिग्निफाइड काम मिले किसी को। एक मिनट, मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 2 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं जी। तो अभी दिल्ली में जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से सुना कि उन्होंने 100 करोड़ रुपया दिल्ली बार काउंसिल को दिया है, स्टेट बार काउंसिल। नहीं, मैं आपको करेक्ट कर दूं, वो सब खोखली राजनीति हुई। 50 करोड़ की अनाउंसमेंट हुई, एक 50 पैसे नहीं आए हैं, 50 पैसे भी नहीं आए। उत्तर प्रदेश, जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, मैं भी ये देख रहा था, अगर ऐसी स्थिति में प्रत्येक वकील को 10,000 रुपए माह अगर दिया जाए तो लगभग मात्र 250 करोड़ रुपए मात्र खर्च होता है जी। 250 से 300 करोड़ रुपए। और इतने बड़े स्टेट में अगर 500 करोड़ रुपए एक साल में एक इतनी बड़ी स्ट्रेंथ को, जो सिर्फ ये जो अधिवक्ता है वो सिर्फ ये नहीं है कि अधिवक्ता फीस लेकर के सिर्फ अपना घर पालता है, उसकी जिम्मेदारी समाज को बनाने की भी है, समाज की संरचना करने की है, समाज में कैसे शांति आए। और अगर वही विचलित होगा तो समाज विचलित होगा। तो अगर उसको सेटिस्फैक्शन करने की जिम्मेदारी स्टेट की है, और स्टेट की जिम्मेदारी है कि किसी भी पेशेवर व्यक्ति को वो भूखा ना मरने दे। बिल्कुल। सौरभ कुछ कहना चाह रहे हैं। सौरभ बताएं सौरभ। हाँ। सर, ये अभी हमारे भोपाल में भी कुछ 800 के करीब वकीलों ने पैसे के लिए अप्लाई किया था, जो शासन ने दिए हैं। सिर्फ 200 से कम वकीलों को वो अमाउंट दिया गया, और उसमें भी अभी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किस एडवोकेट को दिया जाएगा। हाँ, बताएं। हम आवेदन करें कि भाई हम जरूरतमंद है, हमको 5,000 10,000 रुपए दिया जाए जी। ये तौहीन की बात है। बिल्कुल, सबके लिए ओपन कर दिया गया। जिसको नहीं चाहिए वो नहीं लेगा, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं लेगा। होना ये चाहिए कि आप जो है आपके साथ इनरोल्ड है अधिवक्ता, टोटल अधिवक्ता इनरोल्ड है, आप उनसे जो है उनके हर व्यक्ति के खाते में 10,000 रुपए डाल दीजिए। जिसको नहीं होगा वो वापस कर देगा, जिसको जरूरत होगी वो यूज कर लेगा। बिल्कुल सही प्रपोजल है रविंद्र जी। हाँ रविंद्र जी बताएं। न्यायपालिका तुरंत चालू की जानी चाहिए ऑनलाइन, जिससे वकीलों की इनकम शुरू हो जाए। और दूसरा, वकीलों के इमरजेंसी बैंकों के लिए कोई स्कीम लानी थी जिनको हमको तुरंत जो है इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता या लोअर इंटरेस्ट पे मिलता, लिटिल अमाउंट 50,000 वगैरह किसी आप लोन की बात कर रहे हैं, वकील के नाम पे तो निगेटिव है वहाँ बैंक में। यही सुधार की जरूरत है। मैं समय बिल्कुल नहीं रहा तो, लेकिन फिर भी मैं एक 10 सेकंड आप सब लोगों मेहमानों को दूंगा। लक्ष्मी जी, कोई एक अपील आप करना चाहें सरकार से, अपनी बार काउंसिल से? जी। जिस प्रकार से हालात हो रहे हैं, वकीलों के पास बहुत समय से, जब से 7 साल आया, वकीलों के पास तो वैसे काम कम हो चुका था। पुलिस को थानों में सारी पावर चली गई, सब ऑनलाइन हो गया। वकीलों के पास कहीं नहीं, इतनी दूर दूर कोटे कर दी गई। वकील एक जगह जाए, कहाँ जाए, वो सब जगह बाउंड करा जा रहा है कि लखनऊ का दिल्ली का। क्या अपील आप करना चाहेंगे? आप 10 सेकंड में। मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर वकील नहीं रहेगा तो फिर समाज में न्याय दिलाने वाला व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। वकील से ज्यादा न्याय। सौरभ जी, कोई एक अपील भोपाल कोर्ट की तरफ से, भोपाल स्टेट की तरफ से? सर, मेरा तो यही अपील है कि जो बैंक जो है, जो एडवोकेट्स का जो प्रोफाइल नेगेटिव किया हुआ है अघोषित रूप से कम जो एडवोकेट टैक्स पेयर हैं और जो ईमानदारी से पैसे देना चाहते हैं, तो उनको सर लोन की सुविधा तो मिल सके कम से कम एडवोकेट्स को, जो ईमानदारी से चुकाएंगे भी। सचिन जी कुछ कहना चाहूंगा। हमारी बार काउंसिल्स को जो नीडी लॉयर्स हैं उनको तो चलो देना ही चाहिए, और साथ में कुछ ऐसा लोन का प्रावधान करना चाहिए जिससे उनकी आत्मविश्वास को भी धक्का ना लगे, क्योंकि डेमोक्रेसी को बचाने वाले सिर्फ लॉयर्स ही हैं। मैं मनन मिश्रा जी से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके पास एनफ फंड पड़े हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट से कोई ऐसी स्कीम लॉयर्स के लिए लेके आए जिनको हर लॉयर को कोई फायदा मिल सके। ये नहीं भी पंजाब को मिले या मध्य प्रदेश को मिले, हम सारे भाईचारे को फायदा मिलना चाहिए, कोई भी डिप्रेशन में ना जाए। ओके। रविंदर जी एक अपील जरूर जी। जब सारे तबकों के लिए आप स्कीम लेके आए हो तो एडवोकेट्स के लिए एक स्कीम आनी चाहिए कि उनको तुरंत लोन दिया जाए किसी भी लोकल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, बैंकों के माध्यम से 1 लाख रुपए की व्यवस्था की जाए, और वो हम लौटाएंगे। ये सबसे पहले शासन को व्यवस्था करना थी, या फिर हमको कोई भी ग्रांट देना थी जैसे दूसरे को दे रहे थे।
ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत आपने बड़ा अपने अपने विचार रखे। हम आप लोगों के विचारों को कोशिश करेंगे समाज में, सरकार में पहुंच जाए, ये आवाज पहुंचे, ये परेशानियां पहुंचे। हम कोशिश करेंगे कि वकीलों की गरिमा बनी रहे, वकीलों का मनोबल गिरे ना, वकील आत्महत्या जैसे जघन्य कदम की तरफ ना चले। जैसा अभी पिछले कुछ दिनों दिल्ली में 5 वकीलों ने आत्महत्या की, भोपाल में की, मेरे से गोवा में बात हो रही थी, गोवा में 2 वकीलों ने आत्महत्या की, उधर आंध्र प्रदेश में वो हमारे दोस्त अभी आज मिल नहीं पाए, जुड़ नहीं पाए हमसे किसी वजह से, उन्होंने बताया कि यहाँ वकील सब्जी बेच रहे हैं ठेली पर। इससे बड़ी शर्मनाक बातें नहीं हो सकती। मैं आप सब लोगों की तरफ से, अपने चैनल की तरफ से तमाम जी बताएं परमिंदर। मैं आपके माध्यम से ये उत्तर प्रदेश सरकार से जी अपील करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में 500 करोड़ रुपए का बजट जारी करें और जो जरूरतमंद अधिवक्ता हैं उनके खाते में वो फंड प्रोवाइड करें। बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ। निर्देशित किया जाए जी, बैंकों से टाई अप किया जाए अकॉर्डिंग टू और उसकी प्रोफाइल पे लोन दिया जाए, उसके रजिस्ट्रेशन पे, न कि उसकी ITR पे। ठीक है। और वकीलों को, लर्नेड वकील होते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, इतने बड़े बड़े दिग्गज वकील हमारे बड़े भाई लोग बैठे हैं, कोई ना कोई रास्ता ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन निकले। बार बार मैं कहता हूं, वकीलों की आवाज सुन लो, वकीलों के दर्द को महसूस कर लो, वकीलों की पीड़ा को समझ लो। वकील त्राई कर रहा है, भूखों मर रहा है, आम वकील के पास कोई जरिया नहीं है, वो डिप्रेशन में आ रहा है, वो मेंटल उसका पोजीशन खराब हो रही है। ये कोई भी बात, वकील अपनी बात को कहने के लिए कहाँ जाए, उसकी एसोसिएशंस पूरा कोऑपरेट नहीं कर रही हैं सबकी। कुछ लोग कर रहे हैं लेकिन वो एनफ नहीं है। मैं यही बात कहने के लिए आप सभी लोगों को आमंत्रित किया था, ताकि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो दिल्ली में हेड ऑफिस है, वो देख ले कि हमारे स्टेट्स में वकीलों की क्या हालत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस डिबेट को यहीं खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोगों से पुनः जुड़ेंगे। और आज आपने अपने विचार रखे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।